एक्सीलेंट लर्निंग के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 आनुवंशिकी के बारे में पार्ट 2 वंशागति के नियम। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। अध्याय 3 आनुवंशिकी के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम पर संकरण के प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों के आधार पर उन्हें कुछ परिणाम प्राप्त हुए। उन परिणामों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। उन नियमों को मेंडल की वंशागति या मेंडल की आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। ये नियम निम्नलिखित हैं। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। पहला, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा, आनुवंशिकी का नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम मेंडल की आनुवंशिकी के तीनों नियमों में से पहले नियम को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह नियम मेंडल ने एक संकरण के जो प्रयोग किए थे उनके परिणामों के आधार पर प्रतिपादित किया। एक संकर संकरण को हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब होता है कि जब एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है संकरण के दौरान, तो वह संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। और प्रभाविता का नियम इसी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब लक्षण के लिए विप्रयासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है प्रभावी यानी डोमिनेंट कहलाता है, और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है उसे अप्रभावी कहते हैं। यानी एक ही लक्षण है ऊंचाई का, उसके विप्रयासी गुण हो गए लंबापन और बोनापन। उनके विप्रयासी जो समयुग्मजी पादप होते हैं उनके बीच में संकरण करवाया गया, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में हमें दिख जाते हैं या अभिव्यक्त होते हैं वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं यानी कि छुपे हुए रह जाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभाविता के नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये एक उदाहरण को समझते हैं। यदि शुद्ध यानी समयुग्मजी, यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी पौधे को शुद्ध या समयुग्मजी बोने स्मॉल टी पौधे से संकरण कराया जाता है, तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं। यहां ये इस तरीके से संकरण दिखाया गया है कि लंबे पौधे हैं उसमें युग्मक कैपिटल टी समयुग्मजी है, बोने पौधे स्मॉल टी समयुग्मजी। ये पेरेंटल जनरेशन है, पी पीढ़ी है, इनके एक एक युग्मक आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो जिससे जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई उसमें संकर लंबे विषम युग्मजी यानी जो युग्मक इसके अंदर है वे अलग अलग है, विषम है, तो यह पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। इसके अंदर बोने पादप का भी युग्मक है और लंबे पादप का भी युग्मक है, लेकिन लंबापन प्रभावी गुण है। और यह F1 पीढ़ी में हम जानते हैं कि जो प्रभावी लक्षण है वे F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त होते हैं, तो यहाँ लंबापन अभिव्यक्त हो रहा है।
तो यह है प्रभाविता का नियम, यानी F1 पीढ़ी के अंदर जब समयुग्मजी जनकों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें प्रभावी लक्षण वाली जनरेशन प्राप्त होती है। दूसरा आनुवंशिकी का नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल का यह नियम भी पहले नियम के अनुसार ही एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है और इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी F1 जो पीढ़ी हमें प्राप्त हुई थी उसके संकर यानी विषम युग्मजी हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था कैपिटल T और स्मॉल t, ये विषम युग्मजी है। इनसे जब युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी, एक युग्म विकल्पी कैपिटल T और दूसरा युग्म विकल्पी स्मॉल t एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। दोनों साथ रहते हुए भी दोनों पृथक हो जाते हैं। यही पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहलाता है। विसंयोजन यानी अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। दोनों युग्मक साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी दोनों जब अलग होते हैं तो वे एक दूसरे को बिना संदूषित किए हुए पृथक हो जाते हैं। इस नियम को भी हम इस उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधों के अंदर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में हम जानते हैं कि सभी पौधे हमें प्रभावी गुणों वाले प्राप्त होंगे लेकिन वे विषम युग्मजी होंगे। तो F1 पीढ़ी में सभी संकर विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इस विषम युग्मजी में जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी, एक युग्म विकल्पी कैपिटल T, दूसरा युग्म विकल्पी है स्मॉल t, ये दोनों साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। यानी कि लंबेपन का जो युग्मक है, युग्म विकल्पी है, वह बोनेपन के युग्म विकल्पी को प्रभावित नहीं करता है, उसके लक्षणों को प्रभावित नहीं करता है। ये बात अलग है कि जो गुण प्रभावी होता है वह हमें दिख जाता है लेकिन दोनों के स्वयं के जो लक्षण है एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। और जब युग्मक बनने का समय आता है तो दोनों ही युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में बिना एक दूसरे को संदूषित किए हुए पहुंच जाते हैं और इसी कारण F2 पीढ़ी के अंदर बोनेपन का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात अलग अलग प्राप्त होता है और ये अनुपात हम यहाँ देख सकते हैं। लक्षण प्रारूप यानी जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसके भौतिक स्वरूप से, और जीन प्रारूप अनुपात वे अनुपात होते हैं जो उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है। तो यह फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर जो रेशियो हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, यहाँ लंबे पौधे हैं समयुग्मजी और बोने पौधे समयुग्मजी है। आप दोनों के युग्मक हमें प्राप्त हुए, उनके बीच में संकरण हुआ। F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए। अब ये विषम युग्मजी जो लंबे प्राप्त हुए युग्मनज, ये आगे जनरेशन प्राप्त करने के लिए दोनों युग्मक बनाते समय युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ ये कैपिटल T अलग आ गया है, स्मॉल t अलग आ गया है, तो दोनों अलग अलग हो गए हैं बिना एक दूसरे को संदूषित किए हुए। इनके बीच में संकरण करवाया गया तो कैपिटल T दोनों मिलकर के कैपिटल T लंबे बनाए, स्मॉल t के साथ कैपिटल T स्मॉल t लंबे बनाया और इस तरह से ये फिर इसने इसके साथ संकरण किया, फिर इसके साथ संकरण किया और इस तरह की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुई। यहाँ हम देख सकते हैं कि लंबाई का जो गुण है वह प्रभावी गुण है, इसीलिए ये जो तीन
ये इन चारों में से 3 जो पौधे थे वे लंबे प्राप्त हुए, एक पौधा में बोना प्राप्त हुआ। तो लक्षण में 3 तो लंबे पौधे थे और एक बोना पौधा हमें प्राप्त हुआ। ये लक्षण में जो हमें बाहर से दिख रहा है। अब हम इनकी जीनोटाइप रेशियो लिखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं जीनोटाइप स्ट्रक्चर के अंदर ये रेशियो 1 है, यानी शुद्ध विषम युग्मजी शुद्ध समयुग्मजी लंबे, और ये स्ट्रक्चर एक जैसी है, यह है विषम युग्मजी लंबे। ये 2 पौधे हैं। अब अंत में एक पौधा बचा जो समयुग्मजी बोना पौधा है। तो ये हमें जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर F2PD के अंदर प्राप्त होती है। तो ये पृथक्करण का नियम है जिसके अंदर हमने देखा कि जो विषम युग्मजी युग्मनज है F1PD के अंदर, उसके दोनों युग्म विकल्पी बिना एक दूसरे को प्रभावित किए अलग अलग हो जाते हैं और F2PD में हमें इस तरह के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं संकर पूर्वज संकरण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकर का पूर्वज के साथ संकरण, बैक्रॉस। यदि कोई F1PD है जिसके अंदर यह विषम युग्मजी लंबे पौधे हमें प्राप्त हुए थे, इनका संकरण दोनों जनक कौन से थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी, शुद्ध बोने शुद्ध लंबे। इन दोनों में से किसी एक के साथ किया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। बाह्य संकरण आउटक्रॉस। इस प्रकार के संकरण में F1PD के पादप यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अपने प्रभावी जनक से करवाया जाता है। बाह्य संकरण में आएगा प्रभावी जनक के साथ संकरण F1PD का, और इस संकरण से जो संतति प्राप्त होती है उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यह फिनोटाइपिक लक्षण है कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर होगी कि 50% यानी आधे जो पौधे हैं वो समयुग्मजी लंबे हैं और आधे 50% विषम युग्मजी लंबे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। यहां इसका आरेखीय चित्रण देख सकते हैं। लंबे हैं F1PD के पौधे विषम युग्मजी और अपने प्रभावी जनक कैपिटल टी समयुग्मजी के साथ इनके युग्मक बनते हैं और आपस में संकरण होता है। तो ये युग्मक है यहाँ पर और ये इस तरह से इनमें संकरण होगा। तो एक बार कैपिटल टी के साथ फिर स्मॉल टी के साथ, तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। इसके अंदर फिनोटाइपिक में सभी पौधे लंबे हैं और जीनोटाइपिक में 1:1 का रेशियो हमें प्राप्त होता है। ये बाह्य संकरण है। अब इसके बाद में परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। इसके अंदर F1PD विषम युग्मजी लंबे का संकरण अप्रभावी जनक, बाह्य क्रॉस में हमने प्रभावी जनक के साथ करवाया था संकरण, और इसमें अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी सम युग्मजी बौने पौधों के साथ करवाया जाता है। तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण से जो संतति हमें प्राप्त होती है उसमें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों समान प्राप्त होते हैं, यानी 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है। इसके अंदर 50% तो विषम युग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त होते हैं। यह F1PD है। इनका अप्रभावी जनक यानी बोने पौधों के साथ संकरण करवाया जाता है। तो यहाँ दोनों के युग्मक प्राप्त हो गए हैं, इसका भी एक युग्मक प्राप्त हो गया। अब इनके बीच में संकरण हम इस टेबल में देख सकते हैं। यह दोनों युग्मक है और यह अप्रभावी जनक का युग्मक है। अप्रभावी जनक के युग्मक ने पहले कैपिटल टी के साथ संकरण किया, स्मॉल टी के साथ संयोग हुआ, तो यह लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे और दोनों स्मॉल टी है, तो शुद्ध बोने पौधे प्राप्त हुए। तो लक्षण में भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक पौधा लंबा है, एक पौधा बोना है। जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर में भी एक पौधा विषम युग्मजी लंबा है
और एक पौधा समयुग्मजी बोना है। तो इसका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों एक समान प्राप्त होता है परीक्षण संकरण के अंदर। अब इसके बाद में मेंडल के जो 3 नियम है उसमें आखिरी नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का नियम। मेंडल के जो पूर्व के दोनों नियम हमने पढ़े थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, वे एक संकर संकरण के प्रयोगों से प्राप्त परिणामों पर आधारित थे। और यह तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण के प्रयोगों से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण में हम उस संकरण का अध्ययन करते हैं जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है, वह संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विप्रयासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 या 2 से अधिक विप्रयासी लक्षण, जैसे कि हम इस नियम को समझने के लिए जो उदाहरण प्रयुक्त करेंगे उसके अंदर हमने 2 विप्रयासी लक्षण लिए हैं, बीज का रंग और बीज का आकार। इस तरह के पादपों में संकरण कराया तो मेंडल ने देखा कि दोनों ही लक्षण एक दूसरे पर बिना कोई प्रभाव डाले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। यानी वंशागति में इन दोनों लक्षणों का एक दूसरे पर आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों को लेकर के दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। अर्थात प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्पी होते हैं वे केवल पृथक ही नहीं होते हैं बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। यानी कि प्रत्येक जो लक्षण होता है उसके युग्म विकल्पी, जैसे बीज की आकृति है गोलाकार और झुर्रीदार, ये आपस में अलग अलग भी चले जाते हैं और इसके अलावा ये युग्म विकल्पी व्यवहार भी स्वतंत्र रूप से करते हैं, एक दूसरे के गुणों को नष्ट नहीं करते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इस उदाहरण से हम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझेंगे कि उद्यान मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है। यहाँ पर पीले गोलाकार जो है वह प्रभावी है और हरे झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। तो इन लक्षणों वाले बीज वाले पौधों का जब संकरण कराया जाता है तो हम जानते हैं कि F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे प्राप्त होते हैं वे प्रभावी लक्षणों वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले और गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में परस्पर जब स्वपरागण कराया जाता है तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। यहाँ समयुग्मजी पीले गोलाकार हैं और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार है, पेरेंटल पीढ़ी है। इनके युग्मक अलग हो जाते हैं। ये पीला रंग के लिए Y और गोलाकार के लिए R और हरे रंग के लिए स्मॉल y, झुर्रीदार के लिए स्मॉल r। ये युग्मक अलग हो चुके हैं। अब इन युग्मकों के बीच में संकरण होने से ये F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इसके अंदर कैपिटल Y भी है और कैपिटल R भी है, स्मॉल y स्मॉल r भी है, लेकिन वे दोनों अप्रभावी हैं। और यह प्रभावी होने के कारण पीला और गोलाकार आकृति सभी पौधे हमें F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी इसी तरह के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अब इनका आपस में जब स्वपरागण करवाया जाता है तो इससे युग्मक अलग होते हैं और इस तरह से युग्मक हमें प्राप्त होते हैं। कैपिटल Y कैपिटल R दोनों ही प्रभावी
और इसमें एक प्रभावी एक अप्रभावी और इस तरह से स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर युग्मक प्राप्त होता है। अब इसमें मेल और फीमेल का जब संकरण करवाया जाता है तो इस टेबल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर वाले पौधे हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर का संकरण कैपिटल वाई कैपिटल आर से होने पर यह इस तरह का जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर वाला पौधा हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से इसका संकरण इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तो यह स्ट्रक्चर हमें क्रमशः प्राप्त होती है। उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल आर का इसके साथ करवाया तो ये वाली स्ट्रक्चर, फिर दूसरे वाले के साथ, तीसरे युग्मक के साथ, चौथे युग्मक के साथ, तो इस तरह से इनका संकरण होता है और हमें इस तरह के युग्मक आपस में संकरण करके पौधे का इस तरह की जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर वाला पौधा हमें प्राप्त होता है। यहां हम देखते हैं यह स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम का निरूपण करने वाली एक टेबल है। अब हम इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर का रेशियो देखेंगे कि यह लक्षण प्ररूप जो है वो 4 प्रकार के अनुपात होते हैं, 9:3:3:1, और जो जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर है वह 9 तरह का रेशियो प्राप्त होता है। 1:2, 2:4, 1:2, 1:2:1 में प्राप्त होता है। लक्षण प्ररूप अनुपात में 9 जो पौधे प्राप्त होते हैं वो पीला और गोलाकार वाले होते हैं और 3 होते हैं हरे और गोलाकार, और 3 पीले और झुर्रीदार वाले, 1 होता है हरा और झुर्रीदार। यहां हम इस टेबल में देख सकते हैं एक पौधा हरा झुर्रीदार है और एक पौधा पीला गोलाकार है, पीला गोलाकार समयुग्मजी। हम लक्षण प्ररूप में देखते हैं तो एक हरा झुर्रीदार हो गया और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पीले गोलाकार हो गए, एक हरा झुर्रीदार हो गया और पीले झुर्रीदार देखते हैं कितने, 1, 2, 3 पीले झुर्रीदार कलर के हो गए। हरे और गोलाकार 1, 2 और ये 3, और अंत में बचा एक हरा झुर्रीदार। तो यह हमें प्राप्त हुए 9:3:3:1 यहाँ पर हम लक्षण प्ररूप हमें प्राप्त होते हैं। और जीन प्ररूप अनुपात में एक समयुग्मजी पीला और गोलाकार बीज प्राप्त होता है। इसी तरह से 2 विषमयुग्मजी पीले गोलाकार, फिर 2 हमें पीले और गोलाकार प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी है 4 पीले गोलाकार, 1 हरा और गोलाकार, 2 हरा और गोलाकार, 1 पीला और झुर्रीदार, 2 पीले और झुर्रीदार और 1 हरा और झुर्रीदार। इस तरह से हमें जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर में प्राप्त होते हैं। तो ये था स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। 2 विपर्यासी लक्षण की वंशागति का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये जब वंशागति उनकी होती है तो वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही अपने लक्षणों की वंशागति करते हैं। मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अनेक हानिकारक और घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं और यह हानिकारक होते हैं, इसलिए अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि व्यक्ति जो सजीव है वो उस रोग से ग्रस्त नहीं हो पाता या घातक जीन के प्रभाव से जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है वह उत्पन्न नहीं होती है।
मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना यानी जीन कंसेप्ट की भी पुष्टि होती है। पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं और ये 2 विप्रेयसी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हम हटा सकते हैं। संकरण विधि से जो लक्षण हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हानिकारक है, उनको हम हटा सकते हैं और उपयोगी लक्षण है जो हमारे लिए लाभदायक है, उन लक्षणों की वंशागति हम आगे से आगे एक ही जाति में कर सकते हैं। मेंडल के इन नियमों के उपयोग करके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और अधिक उत्पादन करने वाली अच्छी किस्म की फसली पौधे हैं, उनकी किस्मों को भी विकसित किया जा सकता है। और मानव जाति के सुधार से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है सुजननी की भी मेंडल नियमों पर ही आधारित है। यानी ऐसी कुछ घातक या हानिकारक जीन्स होते हैं जो मनुष्य के या सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं, उनको वंशागति होने से पूर्व ही रोक दिया जाता है और हानिकारक जीन रहित प्राणी प्राप्त किया जाता है। यह सुजननिकी के अंदर किया जाता है। यह भी पूर्णतया मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो आज हमने अपने इस वीडियो में देखा मेंडल के वंशागति के नियमों को, उदाहरण से समझा, मेंडल की वंशागति के नियमों के महत्व को समझा और इसी आनुवंशिकी के पार्ट 2 वीडियो में ही यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।